Okay, so let us start with conditions for steady interference pattern. So yesterday we saw कि interference pattern क्या होता है, and in details we saw what is the ratio of maximum intensity to that of minimum intensity, both in terms of amplitude as well as intensity of individual sources. Then we were talking about ये जो interference pattern आपको मिलता है, of course you should now remember interference pattern मतलब basically you should know, and I hope you know, it is something like this: bright band, dark band, bright band, dark band, so on so forth. तो ऐसा होता है interference pattern, और ये interference pattern it should appear steady with time, और इसको अगर with time steady दिखना है और शार्प दिखना है तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस ऑन दिस. उसमें से हमने कल पहला कंडीशन डिस्कस किया था, दैट इज द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट. दो सोर्सेज ऑफ लाइट को हम कोहेरेंट कब बोलते हैं? व्हेन दे इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी and the wave should have either zero phase difference or constant phase difference. So अगर आपको याद होगा कि अगर आपको दो सोर्सेस कोहेरेंट चाहिए, तो कोहेरेंट सोर्सेस अगर आपको चाहिए तो दे शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सिंगल सोर्स. तो व्हाट वी नॉर्मली डू इज, हम एक ही सोर्स लेते हैं, उसके आगे एक कार्डबोर्ड शीट रख देते हैं, एंड देन वी मेक टू पिन होल्स. इसमें तो होल्स कर दिए, तो क्या होगा कि यही जो सोर्स है एस, यहां से जो लाइट आएगा वो इन दो पिन होल से पास होगा, एंड देन दीज टू पिन होल्स विल बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. हमारा टास्क ये था दैट वी वांटेड टू हैव टू सोर्सेस एंड दे शुड इमिट सेम फ्रीक्वेंसी. सेम फ्रीक्वेंसी मतलब सेम वेवलेंथ, राइट? तो also these two sources must have constant phase difference. So the best way of doing that is, the best way to obtain coherent sources was कि आप सिंगल सोर्स में से दो सोर्सेस डिराइव कर लो. इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो सिंगल सोर्स है, इस सिंगल सोर्स में जो भी चेंजेस होंगे, एंड फॉर एग्जाम्पल इफ आई ऑब्टेन टू सोर्सेस फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, so whatever changes are there in the single source, these changes will appear simultaneously at both the secondary sources. So this is how you obtain coherent sources. Condition number 2, अगर आपको याद होगा तो हमने कल कंडीशन नंबर 2 जस्ट मेंशन किया था. द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी व्हाट? मैंने आपको बताया, यस मोनोक्रोमैटिक. So condition number 2 is that these two sources of light must be monochromatic. The two sources of light must be monochromatic. आपको पता होना चाहिए मोनोक्रोमैटिक सोर्स मतलब क्या होता है. A source which emits light of same wavelength is known as monochromatic source. So a source which emits light of same wavelength, or better to say single wavelength, is known as monochromatic source. ये कंडीशन क्यों चाहिए? सिंपल. इफ यू रिमेंबर कंस्ट्रक्टिव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका कंडीशन कंस्ट्रक्टिव का था n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव का था 2m-1 लैम्डा बाय 2. तो अगर सोर्स डिफरेंट वेवलेंथ इमिट कर रहा है तो व्हाट कैन हैपन इज, एंड ऑफ कोर्स ये चीज हमें याद रखना, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए कि इंटरफेरेंस लुक्स लाइक, तो अगर आपको याद होगा इंटरफेरेंस इज बेसिकली ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, इसका दे आर प्लेस्ड अल्टरनेटिवली.
तो इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसा होता है, ब्राइट देन डार्क एंड देन ब्राइट एंड देन डार्क। तो ऐसा शार्प वेल डिफाइंड पैटर्न होता है ये। ऐसा होने के लिए कंडीशन नंबर 2, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं हुआ तो फॉर एग्जांपल क्या होगा, अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं हुआ तो मान लो कि ये एक पॉइंट है P, एज यू कैन सी यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट प्रोड्यूस कर रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ होगा उसका कंडीशन यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू एन लैम्डा सेटिस्फाई होगा। ओके, अगर सोर्स पॉलीक्रोमेटिक हुआ, पॉलीक्रोमेटिक मतलब उसमें और भी वेवलेंथ्स है, तो ऐसा हो सकता है कि एक कलर ने, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया और उसी पॉइंट पे दूसरे किसी वेवलेंथ ने डिस्ट्रक्टिव क्रिएट कर दिया। You have to understand this. Are you getting what I am saying? The idea here is interference pattern जो है it should be sharp, well defined pattern. इसका मतलब with time आपको ऐसे प्रॉपरली ब्राइट डार्क ऐसा दिखना चाहिए और अच्छे से दिखना चाहिए, शार्प कॉन्ट्रास्ट रेशो अच्छा होना चाहिए। इफ यू हैव सिंगल वेवलेंथ, तो सिंगल वेवलेंथ में क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट पे एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या तो कंस्ट्रक्टिव की होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव की होगी। पर अगर आपके पास एक से ज्यादा कलर्स है, इफ यू हैव मोर देन वन वेवलेंथ, तो क्या होगा, P पॉइंट पे, एनी पॉइंट P, इस P पॉइंट पे व्हाट इज हैपनिंग, ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ है, लेट अस से एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लेट अस से ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ है इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट देन देयर इज अदर कलर, फॉर एग्जांपल रेड कलर, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द सेम पॉइंट। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ, राइट। तो एक वेवलेंथ ने कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, दूसरे वेवलेंथ ने उसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव का सेटिस्फाई कर दिया। तो इन दैट केस जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा इट विल नॉट बी वेल डिफाइंड, डिफ्यूज पैटर्न होगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूज पैटर्न, जितना ब्राइट आपको यहां दिख रहा है उतना नहीं दिखेगा, so you will not get such a well defined pattern, so you may get something that you call as diffuse। अब diffuse pattern कैसे दिखाते हो, you should know, so maybe it is something like that। यहाँ पे ये आया कंस्ट्रक्टिव फॉर ग्रीन कलर, ओके, एंड इसके ऊपर डिस्ट्रक्टिव ऑफ सम कलर सुपर इम्पोज हो गया, तो देयर इज मिक्सिंग, तो डिफ्यूज पैटर्न होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। So pretty simple. Is this point clear? Is this point clear? Okay. So first of all, जब भी आप कोई भी एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हो तो you need to explain. When you say the two sources of light must be monochromatic, तो पहले ये बताओ कि monochromatic source क्या है। A source which emits single wavelength is known as monochromatic source. So if you have polychromatic source, so if the source is not monochromatic, तो क्या होगा उस केस में वो बताना पड़ेगा, is not monochromatic, then it is possible that one wavelength undergoes constructive interference, at a point, while the other undergoes destructive at the same point, while the other wavelength undergoes destructive interference at the same point,
at the same point. Hence, the pattern, interference pattern, so obtained is diffused. तो diffused pattern मिलेगा आपको in that case. This is what you need to know, right? Then next point is the two interfering waves must be in same state of polarization. अभी तक हमारा polarization हुआ नहीं है, so we don't know what is polarization. So it is good time for us to introduce the concept of polarization. So what is polarization, by the way? So let us introduce the concept of polarization. What do you mean by polarization? First of all, polarization समझना है तो पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए. और आपको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब electromagnetic wave is a transverse wave in which there are two components, electric field component and magnetic field component. Electric field component and magnetic field component are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation. So the first thing that you should know is अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हो, so we are concerned about three directions. तीन डायरेक्शन हम लेंगे. एक में for example along y-axis I will take variation of electric field, along x-axis I will take direction of propagation and along z-axis I will take variation of magnetic field. तो ये आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन मतलब ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब वेव. अभी पता होना चाहिए. व्हेन यू से वाइब्रेशन, आपको याद होगा हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी वाइब्रेटरी मोशन बोला है. सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब उसमें क्या था, साइन वेव था, राइट. तो जब जब आप वाइब्रेशन बोलते हो, ऑसिलेशन बोलते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हो, ऑल आर साइन और कोसाइन वेव्स. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज वेरिंग, विच इज चेंजिंग, विच इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. और आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज समथिंग लाइक दिस. And that vibrations of magnetic field are in xz plane, or vibrations of electric field are in xy plane, and direction of propagation is x, right. अब when you talk about source of light, मान लो मेरे पास एक point source है light का, some source of light, good, it will emit waves. अब ये एक या दो वेव तो emit करेगा नहीं, है ना. It can emit wave in all possible directions, good. और ultimately when I say एक wave emit नहीं करेगा मतलब millions of waves are emitted. As soon as you turn on some source of light, एक साथ there are millions of waves, not a single wave, not two, not 100, millions of waves together. तो होगा क्या, हर एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन XY प्लेन में है, ऐसा नहीं. इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हमेशा एक ही प्लेन में है. हर एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कैन बी इन अनदर प्लेन्स आल्सो. तो मान लो मैंने पहले वेव की बात करते हैं, पहला वेव इमिट हुआ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इज समथिंग लाइक दिस, इट इज इन XY प्लेन, ओके. जो दूसरा वेव इमिट हुआ उसका वाइब्रेशन इट इज इन सम अदर प्लेन. इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना. और जो तीसरा वेव है इसका वाइब्रेशन इज इन सम अदर प्लेन. और कोई वेव होगा तो इसका वाइब्रेशन इज इन सम अदर प्लेन. इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बहुत. यू सी, अगर इससे नहीं समझ में आता तो छोटा सा एग्जांपल लो. यू टेक अ रिजिड सपोर्ट, जैसे एक वॉल है, वॉल पे आपने एक रस्सी बांध दी और आप इस रस्सी को कैसे वाइब्रेट कर सकते हो, अप एंड डाउन, राइट, साइड बाय साइड, राइट, इन सम अदर डायरेक्शन. तो
you can vibrate a string up and down, side by side, inclined at some angle. At any angle you can vibrate. Okay, तो रिमेंबर, जब आप सिंगल वेव की बात करते हो, सिंगल वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एंड देयर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सिंगल वेव. बट व्हेन यू हैव अ सोर्स, it doesn't emit single wave, it emits millions of waves, many waves. तो जरूरी नहीं है कि हर एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा, अलग अलग हो सकता है. मे बी वन वेव इज वाइब्रेटिंग इन एक्स वाई प्लेन, अदर इज वाइब्रेटिंग इन एक्स जेड प्लेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के वाइब्रेशन की बात करो या फिर मैग्नेटिक फील्ड, and we normally take electric field vibration, तो magnetic field को भूल जाओ. Okay, so when we say polarization, we talk about either electric field or magnetic field, and normally we take into consideration only electric field component of EM wave, electromagnetic wave. So as you know, हमारे पास अगर बहुत सारे waves है, right, they have different planes of vibration. Good, xy हो सकता है, xz हो सकता है, some other plane inclined at some angle हो सकता है. तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक वॉल ले लिया, वॉल को एक रस्सी बांध दी और रस्सी को हम चाहे उस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं. इमेजिन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा विंडो बना लिया, स्मॉल विंडो. मैं पहले क्या कर रहा था, मैं हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था रस्सी को, स्ट्रिंग को, एंड देन आई पुट अ विंडो. ओके, व्हाट विल हैपन? यस, यस, तो ऐसा होगा, सिर्फ एक ही वाइब्रेशन यहां से पास हो सकेगा, जो वाइब्रेशन इस विंडो को पैरेलल है, बाकी सारे हो जाएंगे ब्लॉक, राइट. तो हियर बिफोर द विंडो, ये विंडो है यहाँ पे, बिफोर द विंडो यू हैड अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस, मेनी प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस, लेकिन पास होते टाइम एक ही वाइब्रेशन पास हुआ विच वाज पैरेलल टू द विंडो, राइट. मतलब आपको पता होना चाहिए, जितने ज्यादा वेव्स उतना ज्यादा इंटेंसिटी, उतना ज्यादा एनर्जी. विंडो से पास होने के बाद क्या हुआ, number of waves are very less, only those waves are passing in which plane of vibration is parallel to the window, बाकी सब हो गया ब्लॉक. इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि सिलेक्टेड वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. ये मैं सिर्फ आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैकेनिकल एग्जांपल दे रहा हूँ. मैकेनिकल वेव है ना ये, whereas electromagnetic wave is non mechanical, it does not need a medium. just for an example, imagination के लिए, तो क्या हुआ कि विंडो से पास होने के बाद only one component is allowed to pass, only one wave is allowed to pass. बोल सकते हो waves in which have the same plane of vibrations are allowed to pass. अब यहाँ पे विंडो से पहले सिचुएशन क्या था, that the waves were vibrating in all possible planes. इसको आप बोलते हो unpolarized light. यहाँ पे ये unpolarized wave है, और here we are talking about light, तो इसको बोलेंगे unpolarized light. So when the light consists of all possible directions of vibration, all possible planes of vibration, then the light is called as unpolarized light, UPL. Good. अब हटा दो इस विंडो को, let us take another example now. When unpolarized light, UPL, passes through certain materials, there are certain materials जैसे कि क्वार्ट्ज, वही क्वार्ट्ज जो आप घड़ी के अंदर यूज करते हो, क्वार्ट्ज मटेरियल होता है, क्वार्ट्ज मटेरियल यूज इनसाइड योर क्लॉक, इसके लिए क्लॉक को भी बोलते हैं क्वार्ट्ज. सो देयर आर मटेरियल्स लाइक क्वार्ट्ज. व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट passes through quartz, some material like quartz, it behaves like a window. इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक एक्सिस, एक होता है मैग्नेटिक एक्सिस. तो क्या होगा, जब अनपोलराइज्ड लाइट क्वार्ट्ज से पास होगा तो ये
This quartz material will allow vibrations only parallel to electric axis to pass through. मतलब सिर्फ एक ही वाइब्रेशन पास होगा, बाकी सारे वाइब्रेशन का क्या होगा? They will be blocked, selectively absorbed, selective absorption. So this quartz is acting like a window. Okay, good. This is what you use in your sunglasses. So sunglasses, light from sun is having vibration in all possible plane. But when you use those sunglasses, they are quartz material basically. When light, unpolarized light passes through quartz material, only vibrations in a particular plane are allowed to pass. Particular plane, इसलिए इसको बोलते हैं plane polarized light, PPL. क्योंकि in this case vibrations are restricted only in one single plane. बाकी कहाँ गए? एब्जॉर्ब हो गए, ब्लॉक हो गए. तो इसके लिए जब आप सनग्लासेस पहनते हो तो आपको इंटेंसिटी कम दिखता है. यू आर लेस ट्रबल्ड विद सनलाइट नाउ. गुड, क्लियर. देन इतना पता होना सफिशिएंट है. व्हाट इज अनपोलराइज्ड, और अनपोलराइज्ड को डिनोट करते हो बाय स्टार, whereas here you denote by a single line. Good. Then third condition of steady interference pattern. ये जो दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, बिकॉज यू नो इंटरफेरेंस में यू नीड टू सोर्सेज ऑफ लाइट. तो ये जो दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, दे मस्ट हैव सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. इसका मतलब इन दोनों सोर्सेज से जो लाइट आ रहा है उसके वाइब्रेशंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये सेम प्लेन में होने चाहिए. बोथ ऑफ देम शुड बी हैविंग वाइब्रेशंस इन XY प्लेन और XZ प्लेन. ऐसा नहीं चलेगा कि एक का XY प्लेन में वाइब्रेशन है, दूसरे का XZ में है. Both of them should be in the same state of polarization. So condition number 3, and which is very simple condition. The two sources of light must be in same state of polarization. Which means the waves must have same plane of vibration basically. तो इतना sufficient है लिखना. Next condition number 4, the two sources of light must emit. ये तो हमने पहले ही बताया था. अगर आपको contrast अच्छा चाहिए तो the two sources of light must emit waves of same amplitude, okay, or intensity. क्योंकि amplitude same तो intensity भी same, because intensity is proportional to amplitude square. So the two sources of light must emit waves of same amplitude or same intensity. सेम बात, एक ही बात है. Then ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी at any point is proportional to A1 plus A2 square, and minimum intensity at any point is proportional to A1 minus A2 square. अगर एम्पलीट्यूड सेम हो गए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी, you see, proportional to 4a square, right, or 4 times of I basically, or minimum will be 0, right. तो जो कॉन्ट्रास्ट होगा ब्राइट और डार्क का, जो कॉन्ट्रास्ट होगा, इट इज गुड इनफ, राइट. तो यहाँ पे डिफ्यूज नहीं दिखेगा. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं हुए तो उस केस पे इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा, लेकिन इंटेंसिटी विल वेरी फ्रॉम सम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, बट नेवर गो टू 0. जब एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो इंटेंसिटी इज गोइंग टू 0. कहां पे? मिनिमम पे. मिनिमम मतलब कहां पे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इन दिस केस अगर एम्पलीट्यूड सेम हुए तो इन दैट केस द पैटर्न विल लुक समथिंग लाइक दिस. आपको एक ऐसा पैटर्न मिलेगा विच इज प्रिटी वेल डिफाइंड. कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, सो there is intensity maximum, then there is nothing, then there is intensity maximum, and then there is nothing.
तो ऐसा एकदम गुड कॉन्ट्रास्ट पैटर्न मिलेगा आपको। बट इन केस अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो इन दैट केस डिस्ट्रक्टिव पे यू विल गेट some intensity. It is not zero, it is some intensity. तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो अभी भी है, अभी भी point to point intensity is varying from maximum to minimum value, but at minimum intensity is not zero. So that is why अगर amplitude same हो गए तो you get good contrast. Okay, so you know that you have to explain this, of course, why these two should have same amplitude or same intensity. So we know that intensity varies between intensity in an interference pattern varies between A1 plus A2 bracket square and A1 minus A2 bracket square. If A1 is equal to A2, then an interference pattern with good contrast is obtained. Why? Because of course you know, since intensity will go to zero, since intensity will be zero कहाँ पे? At points of destructive interference. At points of destructive interference. Right? अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं हुए तो भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, बट इन दिस केस यू गेट पुअर कॉन्ट्रास्ट, राइट? एंड क्या होगा? इंटेंसिटी विल वेरी बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम बट नेवर गो टू zero. So if A1 is not equal to A2, then an interference pattern with poor contrast is obtained. In which intensity varies between maximum and minimum, but never goes to zero. That is the problem. Okay, so that is why you should have amplitudes same. Okay, good. Then next point, what next point you can think of? तो आपको ये पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, then you can think कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा. Think. आपके पास पहला ही पॉइंट था कि you have two coherent sources. Coherent sources कैसे ऑब्टेन किए थे? पिन होल्स, राइट? या तो पिन होल्स होते हैं या फिर स्लिट होता है. You keep two small windows. Okay, मान लो, इमेजिन मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है. दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड शीट ले रहा हूं. एंड देन व्हाट इज हैपनिंग इज
मैंने थोड़ा सा ये जो सोर्स है S1 एंड S2 सेकेंडरी सोर्स, इसको थोड़ा वाइड रख दिया. द आइडिया वाज टू हैव नैरो, छोटे छोटे ओपनिंग होने चाहिए, बट मैंने थोड़े बड़े रख दिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस टेल्स यू दैट यू शुड हैव टू और मोर वेव्स, है ना, सुपर इम्पोजिंग एट अ पॉइंट. तो ये जो दो सोर्सेस थे S1 और S2, यहां से वेव आके किसी भी एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज होंगे एंड दे विल मेक अप, they will satisfy condition for either constructive or destructive. करेक्ट. अगर मेरे पास जो सोर्सेस है वो नैरो नहीं है, अगर वो नैरो नहीं है तो एक ही सोर्स के दो पॉइंट से वेव निकलेगा, राइट. सो यू मे हैव two points from the same source from which waves are emitting and reaching at a point simultaneously, right. तो एक ही सोर्स से दो वेव ने इंटरफेरेंस पैटर्न बना दिया. So this interference pattern will be a combination of interference due to different points of the same source and interference due to the two sources. So this pattern will again be not very sharp. It will be diffused pattern again. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि interference pattern ही नहीं दिख रहा है. You have same illumination everywhere. Same amount of light is reaching at all the points. Okay, so what is happening? Fifth number condition, it should be कि आपके पास जो दो sources है, the two sources of light S1 and S2 must be narrow. If the sources are broad, then the light coming from two different points from the same source may undergo interference at a point on the screen, right? So here there is interference due to two points from the same source and also from points of the different sources. So you may end up getting same illumination because the pattern here will not be well defined. It will not be a unique pattern. So in this case, आपको इसको explain करना simple है. So two sources, the two sources, of course secondary sources. So the two secondary sources of light, must be narrow, right. Then if the sources of light are not narrow मतलब broad है, then it may happen that light coming from two different points of the same source, produces interference pattern on the screen. Right? Hence, the interference pattern so obtained is not unique, is not well defined. क्योंकि दो सोर्सेस से जो लाइट आ रहा है वो भी इंटरफेरेंस, उनका भी इंटरफेरेंस हो रहा है, और एक ही सोर्स से जो दो पॉइंट से वेव आ रहा है उसका भी इंटरफेरेंस हो रहा है. सो द इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट यूनिक एंड वेल डिफाइंड. सो in this case there are two interference patterns, one due to light coming from two points of the same sources,
of the same source. Second, number two, due to light coming from two different sources, S1 and S2. राइट, थोड़ा सा नोट्स में जो लिखा है अलग तरीके से लिखा होगा, बट आइडिया इज मोर और लेस द सेम. ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. देन इन दिस केस the interference pattern so obtained is not well defined and is not well defined and unique. Unique भी नहीं है, well defined भी नहीं है. Unique तो नहीं, क्योंकि जब what is unique? What do you mean by unique? Antique, एक ही piece, unique. यहाँ पे दो इंटरफेरेंस अलग अलग रीजन से हो रहा है, तो it is not unique. Okay. In fact, you can say is that in this case, as I told you, you may have same illumination everywhere. You may not be able to see interference pattern. So in fact, we may get same illumination at all the points on the screen. तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा नहीं आपको, जस्ट सेम लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट एवरीवेयर. नेक्स्ट पॉइंट, so I think this is number 6. So there are total 8 conditions. 6 मैंने आपको बताया था, ये जो दो सोर्सेस थे S1 and S2, they should be very close to each other. The two sources of light should be very close to each other. अगर आपके पास दो sources they are very close to each other, then what will happen is, what should happen, शार्प तो होगा बट नॉट रियली शार्प, बिकॉज शार्पनेस के बाकी कंडीशन भी थे. अब दो कंडीशन बाकी रह गए, टोटल 3. एक तो बहुत कॉमन है जो मैं आखिरी में बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है वो. बाकी बचे दो. एक, द टू सोर्सेज मस्ट बी एज क्लोज एज पॉसिबल, दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये जो दो सोर्सेज थे S1 एंड S2, दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. नंबर 7, and the distance between sources and the screen should be as large as possible. तो ये जो small d है, distance between two sources should be as small as possible, and the distance between sources and the screen should be as large as possible. और एक आखिरी बाद में देखेंगे. So 6 number, the two sources of light must be very close to each other. Must be very close, very near to each other. What if you have this? What will happen? और of course एक और बाकी है, the distance between screen and the sources should be as large as possible. तो क्या होगा? अभी according to your book there is something, but real reason you should know what happens here is, if they are very close to each other according to your book, they are saying something, ठीक है, क्या होगा? अब of course दो ही चीजें रह गई एक्सप्लेन करना. What you have explained, अब तक आपने क्या क्या एक्सप्लेन किया? अब तक आपने एक्सप्लेन किया बहुत. Number one, you have explained that coherent sources से क्या होगा? Do you remember? What happens? Coherent sources से क्या होता है? हाँ? What happens because of coherent sources?
कोहेरेंट सोर्सेज होने से क्या होगा? व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? अरे व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? सेम फ्रीक्वेंसी मतलब सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब द पैटर्न शुड लुक स्टेडी विद टाइम। क्योंकि अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं हुआ, दो सोर्सेस से जो लाइट आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं हुआ तो पहले जिस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव रहता हो सकता है बाद में डिस्ट्रक्टिव हो। If the phase difference between the two waves is not constant, then the location of constructive and destructive interference will keep on changing. Steady नहीं है वो, varying है फिर। It is an interference pattern but which is varying. पहले जहां पे constructive में भी अभी वहां पे destructive. Number two, what is number two? Monochromatic. Monochromatic अगर नहीं होगा तो एक वेवलेंथ एक जगह पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रहा है और दूसरा वेवलेंथ वहीं पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रहा है। नंबर थ्री, सेम सेट ऑफ पोलराइजेशन। अगर सेम सेट ऑफ पोलराइजेशन नहीं हो तो वापस वही प्रॉब्लम है, पैटर्न विल बी डिफ्यूज, नॉट वेरी क्लियर। नंबर फोर, सेम एम्पलीट्यूड्स। अगर एम्पलीट्यूड सेम हुए तो गुड कॉन्ट्रास्ट, नहीं हुए तो पुअर कॉन्ट्रास्ट। नंबर फाइव, नैरो सोर्सेस। The two sources should be as narrow as possible, क्योंकि अगर ब्रॉड सोर्सेस हुए तो एक ही सोर्स के दो पॉइंट्स जो वेव आ रहा है, they will interfere and you will get interference pattern because of two points on the same source and because of the waves coming from two different sources. So that interference pattern is not unique. Maybe you may not get anything. It is same illumination, same light reaching everywhere. अब sixth point, the two sources must be very close to each other. ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये widely spread होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि there is very small gap in between. No. So जितना दो सोर्सेस क्लोज होंगे, जितना दोनों सोर्सेस पास में होंगे, उतना ज्यादा this fringes, bright bands and dark bands को fringes बोलते हैं। So closer the two sources, widely spread are this bright and dark bands, fringes, widely spread. So the distance between these is appreciable so that you can see pattern. नहीं तो क्या देखिएगा? overlap एक के ऊपर दूसरा। Okay, so the two sources of light must be very close to each other. This implies, so if two sources of light are very close to each other, then interference fringes, इसको बैंड्स भी बोलते हो, interference bands or fringes are widely separated, then interference bands or fringes are widely separated. So separation is good enough, widely separated. Then number 7, the distance between the sources and the screen, must be as large as possible. इससे क्या होगा? अभी वाइडली सेपरेटेड बता दिया, इससे क्या होगा? If I ask you measure the width of band, और अगर आपके पास ऐसा बैंड है extremely thin, will you be able to measure? No, of course no. So if the distance between the sources and the screen is large, then the fringe width या फिर the width of the bands so obtained is appreciable, good enough of width, so you can measure. तो पहला यहाँ पे जो कंडीशन है, two sources must be as close as possible, very near. Because of that, you have well separated. And then if the distance between sources and the screen is large, then the width of each fringe is appreciable, good width.
ओके, जितना दूर रखोगे उतना ज्यादा विड्थ मिलेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि लाइट हैज टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस। हाँ, तो जैसे आपको पता है एक पॉइंट से लाइट निकलेगा तो इट स्प्रेड्स। स्क्रीन बहुत पास में रख दिया तो डाइवर्जेंस का उसको बहुत कम स्पेस मिला, दूर रखा तो वेव्स आर डाइवर्जिंग गुड इनफ। मतलब जितना स्क्रीन दूर रखोगे उतना विड्थ बढ़ते जाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न का। सो इफ द डिस्टेंस between the screen and the sources, between the sources and the screen is large, then the width of the bands, the width of bright or dark bands is appreciable. Appreciable मतलब good enough and you can measure it, is appreciable, right? Last condition. Last is actually the first condition. What should be direction of the wave travel? The two interfering waves must travel in the same direction. नहीं तो एक गया x में, दूसरा गया y में, कौन सा interference? Nothing. So the last condition is actually the first condition. The two waves, the two interfering waves interfere होना है तो they should travel in the same direction. The two interfering waves must travel in the same direction. In the same direction. So these are the conditions to obtain a steady and well-defined interference pattern. याद रखना ये each point you have to explain. अभी इसको तो नहीं explain कर सकते. This is something you cannot, right? State of polarization you cannot. उतना ही है, same state of polarization. ज़्यादा ज़्यादा ऐसा लिख सकते हो, which means that the waves have same plane of vibration. That is all you can write. But other points you have to explain. So these are the 8 conditions of steady interference pattern. और board exam में ये question बहुत बार आया है. Explain the conditions of steady interference pattern. So that's it for today. Tomorrow we will start with Young's experiment, Young's double slit experiment.